नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एन.के. सिंह, ऑप्शन बी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पंगारिया, ऑप्शन डी विजय केलकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पंगारिया। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। डॉक्टर अरविंद पंगारिया को 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य कर राजस्व के संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच वितरण की अनुशंसा करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की प्रकृति और स्थापना का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन अ, ये संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, ये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सी, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। ऑप्शन डी, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के माध्यम से स्थापित एक अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। विकल्प ए गलत है क्योंकि अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह कैबिनेट के संकल्प द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, न कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा, हालांकि यह अर्ध न्यायिक कार्यों का निष्पादन करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: NHRC का प्राथमिक जनादेश मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना है, जिसे संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके पास किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या उनकी रोकथाम में लापरवाही की जांच करने की शक्ति है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है जुडिशरी और लीगल अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में कानूनी मामलों, विधायी कार्यों और न्याय प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत में कानूनी मामलों, विधायी व्यवसाय और न्याय प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। वित्त मंत्रालय सरकार के आर्थिक और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कानून और न्याय मंत्रालय कानून का मसौदा तैयार करने, कानूनी मामलों पर सलाह देने और न्यायिक प्रणाली के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें 3 विभाग शामिल हैं: कानूनी मामलों का विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रधानमंत्री की हालिया आधिकारिक यात्राओं का हिस्सा नहीं था, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए थी? ऑप्शन अ, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी, सिंगापुर, ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी सिंगापुर। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा की। सिंगापुर इन विशिष्ट राजनयिक यात्राओं का हिस्सा नहीं था। इंडोनेशिया उन देशों में से एक था जहां यात्रा की गई थी। ऑस्ट्रेलिया भी यात्रा किए गए देशों में शामिल था। न्यूजीलैंड आधिकारिक यात्राओं का हिस्सा था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: प्रधानमंत्री के दौरे भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत होते हैं। भारत क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। अवार्ड्स और ऑनर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत में जल संसाधनों के लिए नोडल मंत्रालय है और राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना और शुभारंभ के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्य रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना 2018 में भारत भर में जल संरक्षण और प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य को स्वीकार करने के लिए की गई थी। इनका उद्देश्य जनभागीदारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मेरा भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है? ऑप्शन अ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एमवाय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमवाय भारत के प्रत्यक्ष प्रशासन पर नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से शैक्षिक नीतियों और संस्थानों से संबंधित है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियमों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: माय भारत का अर्थ है माय यूथ माय भारत और इसे आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी के लिए एक फिजिकल जोड़ डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से रीड कीजिए। वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन अ प्रहलाद जोशी। ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल के पास पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय हैं। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो भारत में कृषि से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर।
इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFT) की सह अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन अ ब्रूनो ले मेयर, ऑप्शन बी रोलैंड लेस्क्यूर, ऑप्शन सी सेबेस्टियन लेकुनु, ऑप्शन डी कैथरीन कोलोना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी रोलैंड लेस्क्यूर। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक, ऊर्जा और डिजिटल संप्रभुता मंत्री रोलांड लेस्क्योर ने श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFT) की सह अध्यक्षता की। ब्रूनो ले मेयर फ्रांस की अर्थव्यवस्था, वित्त और औद्योगिक और डिजिटल संप्रभुता मंत्री हैं, लेकिन खबरों के अनुसार इस विशिष्ट संवाद के लिए सह अध्यक्ष नहीं थी। सेबेस्टियन लेकुनु फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री हैं। कैथरीन कोलोना यूरोप और विदेश मामलों की पूर्व फ्रांसीसी मंत्री थी। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो 1998 में स्थापित हुई थी, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। EFT जैसे द्विपक्षीय संवाद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और साझा वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में निर्मित पहले एक सिम शिपिंग कंटेनर की घोषणा से जुड़ी केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन अ नितिन गडकरी, ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और उन्होंने भारत के पहले मेड इन इंडिया एक सिम शिपिंग कंटेनर के उत्पादन पर प्रकाश डाला। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और उन्होंने भारत के पहले मेड इन इंडिया एक सिम शिपिंग कंटेनर के उत्पादन पर प्रकाश डाला। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत की वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन अ निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी सुब्रह्मण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। श्री पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। सुब्रह्मण्यम जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विदेश व्यापार नीति बनाने और उसे लागू करने तथा निर्यात आयात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। व्यापार मंडल विदेश व्यापार और औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर डॉक्टर अरविंद पंगारिया। 2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की प्रकृति और स्थापना का सटीक वर्णन करता है? आंसर ये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 3. भारत में कानूनी मामलों, विधायी कार्यों और न्याय प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर विधि एवं न्याय मंत्रालय। 4. निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रधानमंत्री की हालिया आधिकारिक यात्राओं का हिस्सा नहीं था जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए थी? आंसर सिंगापुर। 5. राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की शुरुआत करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर जल शक्ति मंत्रालय। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. मेरा भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है? आंसर युवा मामले और खेल मंत्रालय। 7. वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? आंसर
शिवराज सिंह चौहान अर्थ। श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद EFT की सह अध्यक्षता किसने की? आंसर रोलैंड लेस्क्यूर्नो। भारत में निर्मित पहले एक सिम शिपिंग कंटेनर की घोषणा से जुड़ी केंद्रीय मंत्री कौन है? आंसर सर्बानंद सोनोवाल 10। भारत की वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? आंसर पीयूष गोयल। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।